आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज एक बात दिमाग से थोड़ी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात जो मैं बता दूं कि जो लास्ट में क्वेश्चन देता हूं या सॉल्व कराता हूं जब वीडियो में, उन क्वेश्चन पे ज़रूर गौर करें, क्योंकि अगर वो उस टाइप के क्वेश्चन करने आ गए तो तुम किसी भी अच्छे लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल सकते हो, चाहे IIT NDA नीट कोई भी हो। या मैं हर बार तुमसे बात बोलता हूँ कि उन क्वेश्चन को ज़रूर गौर करें बेटा, क्योंकि वो F=ma वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। रियलिटी ये है, जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ रियलिटी वही है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर डर लगता है तो फिर सुबह मेहनत करो, बर करो, तब जाके कोई क्वेश्चन निकलेगा और ढंग का कोई कंपटीशन निकालना चाहते हो। हम सबसे पहले क्या बात करने कॉलिजन के बारे में कि आखिरकार कॉलिजन होता क्या है। कॉलिजन मतलब सिंपल से जो बना है कॉलाइड से बना है। कॉलाइड मतलब तुम जानते हो किसी दो क्वांटिटी का, दो चीज़ों का आपस में टकराने को हम कॉलिजन बोलते हैं। पहली एक कंडीशन होती है कि फिजिकली भी टकरा सकते हैं, और दूसरी बात है कि इंटरेक्शन से भी टकरा जा सकते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल्स का रदरफोर्ड का तुमने एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि न्यूक्लियस के यहाँ से ये इनके डिफ्लेक्शन हो जा रहा था। ये भी इसी में सिंपल सा तुम्हें देखने को मिलता है कि अगर कोई फोर्स किसी का पाथ डिफ्लेक्ट मतलब चेंज कर देता है तो वो भी कॉलिजन के अंदर ही आता है। कॉलिजन के एग्जाम्पल तुम बहुत ढेर सारे देख सकते हो, जितना चाहो उतना देख सकते हो। सिंपल सा टकराना होता है। टाइप जो है बेसिकली देखो जैसे टकराना वही है जैसे तुम्हारी अखियाँ लड़ जाती हैं किसी से। जैसे बेटा लड़का लड़की जो अखियाँ लड़ती है ना, बिना कोई ऐसा थोड़ी कि पास में आके ना मजाक कर रहे हैं, अखियाँ लड़ी। अब देखो सुनो, टाइप्स हैं क्या करेगा, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक कॉलिजन जो है हम 2D और 1D में और 2D में दोनों में पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो एक और होता है, वो होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। क्या देखने को मिलता है, एक और मिलता है, देखो बहुत डिटेल में चलना। जो दूसरा टाइप है वो है इन इलास्टिक कॉलिजन। 11th क्लास बेटा तुम लोगों की बहुत खास होती है। इसमें रटने से ज़्यादा या नोट्स बनाने से ज़्यादा तुम लोग कोई चीज़ समझने पे ज़्यादा गौर करना तो ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ। इन इलास्टिक कॉलिजन जो तीसरे टाइप का जो होता है वो एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अब तो दिवाली भी आ रही तो और अच्छे से तुम्हें कॉलिजन समझ में आएंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। फिर होता है एक चौथा सुपर इलास्टिक कॉलिजन, या फिर जैसे एक्सप्लोसिव बोलते हैं, एक्सप्लोजिव। एक होता है पांचवा जो होता है वो हेड या वन डायमेंशनल कॉलिजन। मतलब सभी देखो बेसिकली इन तीनों में निपट जाते हैं, तो सब घुमा घुमा के कुछ भी लिखते जाओगे। मतलब इन चारों में निपट जाते हैं, बाकी तो घुमा घुमा के लिखे जाते हैं। वन डायमेंशनल कॉलिजन मतलब आखिरकार हेड टू हेड जो कॉलिजन होता है उसे हम वन डायमेंशनल कॉलिजन बोलते हैं। और एक होता है टू डायमेंशनल कॉलिजन। टू डायमेंशनल कॉलिजन। तो हम सबसे पहले एक एक चीज़ का एग्जांपल देखते हैं। देखो तीन चीज़ें तो मैं डिटेल में पढ़नी है। पहली पढ़नी है इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इन तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है बस यहाँ। तो बच्चा लोग हेडिंग सबसे पहले डाल लो, क्या, इलास्टिक कॉलिजन। क्या है, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन की कुछ प्रॉपर्टी लिख लो कि आखिरकार इन इलास्टिक कॉलिजन बोलते क्या है। डेफिनेशन लिख लो। आखिरकार डेफिनेशन है कि इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन इट इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। अब इसके जो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जो देखनी है वो लिख लो। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है कि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मतलब फाइनल इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम इज कंजर्व। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तीसरा जो तुम्हें पॉइंट लिखना है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व।
और चौथा जो पॉइंट लिखना है कि इसमें जो फोर्सेस होने चाहिए वो कंजर्वेटिव होने चाहिए। कौन से फोर्स होने चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स। हम अच्छे डिटेल में पढ़ा चुके हैं कंजर्वेटिव क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं। और पांचवी जो है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है जो उसका लॉस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब एक कॉलिजन हो तो ना उसमें से हीट निकले, ना हीटअप हो, ना लाइटनिंग हो, ना ही उसमें से साउंड आए, ना भी कोई दूसरी प्रकार की एनर्जी हो। इतनी बात याद रखना कि आखिरकार इस टाइप का तुम्हें कॉलिजन समझने में बड़ा दिक्कत हो रही होगी। लेकिन जो एटॉमिक लेवल पे कॉलिजन होता है ना एटम एटम का, जैसे तुम गैस स्टेट पढ़े होगे तो उसमें बताते हैं कि एटम मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, वो इन इलास्टिक कॉलिजन का ही इलास्टिक कॉलिजन का ही एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल वही है। ये ना सोच लेना कि जैसे तुम कंचे टकराते हैं, कंचे वाला इसमें एग्जाम्पल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से कंचे वाले जब टकराते हैं तो आपस में आवाज़ें आती हैं। और अगर साउंड एनर्जी, अगर एनर्जी तुम्हारी साउंड में कन्वर्ट होगी, मतलब कुछ एनर्जी तुम्हारी लॉस हो चुकी है। अब एक और जो है पढ़ने वाले हैं क्या है, इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन देखो, अगर एग्जाम में स्कूल टाइम में उतना पूछ लेना, उतनी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख लेना और कैरेक्टरिस्टिक लिख देना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसकी अब डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन आराम से लिख लो कि इफ़ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ कॉलिजन इट इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल अगर तुम्हें देख लो, जैसे टू व्हीकल्स आपस में टकराते हैं ना, दो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बॉल होती है ज़मीन पे गिरती है, तो ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। अब एक और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने लिख लो कि दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड पहला। दूसरा है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कि टोटल एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। आखिरकार ये तो इसमें खास बात है। और इसमें कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होते हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व। और पांचवा जो है कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या होती है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हीट में, लाइट में, लाइटनिंग में, या साउंड या कोई दूसरी हीट में कन्वर्टेड हो जाती है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो ये दो पेन है आपस में टकराए, तुम्हें आवाज़ आई है, इसी के तो पार्ट हैं। आखिरकार जो तुम्हारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड में कन्वर्ट हो रही कि नहीं? तो इसके एग्जाम्पल के लिए कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं। अब जो हम बात करते हैं वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या करेगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हम किसे कहते हैं? देखो इसकी डेफिनेशन लिख लो कि इस टाइप का जो हमें कॉलिजन देखने को मिलता है कि इफ़ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी विथ अ कॉमन वेलोसिटी देन कॉलिजन इज। देखो इस टाइप के कॉलिजन में कुछ ऐसा होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जब इससे टकराएगा ना तो ये दोनों आपस में चिपक के एक साथ चलेंगे, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। जैसे अगर मान लो क्या करते हैं, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा रखा है, इसमें तुमने गोली मारी और ये अब इसके साथ एक होगा, इसमें चला जाएगा और इस साथ में दोनों साथ मूव करते जाएंगे। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। इसमें जो हमें कैरेक्टरिस्टिक याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक। पहला जो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व्ड पहली।
और जो दूसरी चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस मैक्सिमम, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। इतनी बात हो गई है क्लियर। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो तुमने ज़्यादा सुन रखा होगा कि सुपर इलास्टिक ऐसे एक्सप्लोजन बोलते हैं। सुपर इलास्टिक, इसको मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि इसको तुम्हें क्या रखना है, एक्सप्लोजन। जैसे क्या होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं ना, पटाखे, उसमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। क्या होता है, क्रैकर। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट रखना है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को कहते हैं एक्सप्लोजिव कोलिजन। जैसे क्रैकर्स में देख सकते हो, बाकी जितने इतने सारे हैं सब उसी के अंदर आते हैं। अब जो है वन डायमेंशनल कोलिजन है, दूसरा है अब पाँचवा छठवां है, और 2 डायमेंशनल है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल, ये हेडिंग डाल लो, यहाँ से पढ़ाई होती है स्टार्ट। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ देखना हम तुम्हें नाम से ही क्लियर करेंगे। जो डेफिनेशन लिखी इसी चीज़ में देखना, पूरा तुम्हें मतलब सिखाएंगे। देखो, पहली बात इलास्टिक और दूसरी बात वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब होता है कि हेड टू हेड कोलिजन होना है। कैसा होना है, हेड टू हेड कोलिजन है, मतलब ये बिल्कुल सीधाई में चले, टकराने से पहले और टकराने के बाद ये दोनों चीज़ें किस में जाएँ, सीधाई में, मतलब एक ही लाइन में जाए, इसे कहते हैं वन डायमेंशनल। इलास्टिक कोलिजन तुम देख ही चुकते हो कि इलास्टिक कोलिजन की क्या डेफिनेशन होती है, कि देयर इज अ तो अब जो हम दोनों चीज़ों को मिला के एक साथ पढ़ते हैं, इस चीज़ का हमें क्या करना है, प्रूफ करना है वन डायमेंशनल में। तो एग्जांपल ले लो, जैसे ए मॉलिक्यूल से मान लो m1 इसका मास है, ए है, ये दूसरा बी है, इसका मास m2 है। इसकी जो तुम्हें वेलोसिटी है इनिशियल u1 है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 है। ये है इनिशियल कंडीशन, बेटा इसे बहुत ढंग से समझना, इनिशियल कंडीशन, या फिर बिफोर कोलिजन बोल सकते हैं, बिफोर कोलिजन। फिर ऐसा आएगा कि आपस में ये दोनों क्या ऐसे टकराते तुम्हें देखेंगे, m1 और m2, ए और बी। इसे ट्रांजिशन कंडीशन या डूरिंग कोलिजन भी तुम बोल सकते हो, डूरिंग कोलिजन। और फिर तुम ऐसा देखोगे कि ये दोनों आपस में, इसकी v1 हो जाएगी वेलोसिटी m1 की, और इसकी v2 हो जाएगी, इसका मास होगा m2। इतनी सी चीज़ तुम्हें अभी इतनी फील करनी है। कोलिजन में तुम्हें 2 चीज़ याद रखनी है, कि पहला मोमेंटम वाली चीज़, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी वाली। इन दोनों चीज़ों से पूरा सॉल्व हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें दोनों चीज़ कंजर्व्ड है, ए भी कंजर्व है। तो इनिशियल सबसे पहले क्या लिखो, इनिशियल मोमेंटम लिखो, m1 u1 m2 u2। अब लिखो फाइनल वाला, फाइनल लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं लेनी है। तुम्हें क्या करना है, m1 एक साइड, m2 एक साइड, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग को गई क्लियर। बस इतना ही, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब देखो काइनेटिक ए हो गई है, मोमेंटम से हमने कर लिया है कि ए कौन से है, इसमें हेडिंग डाल लेना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा है अब काइनेटिक एनर्जी से करेंगे, कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सेम रहेगी ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो 1/2
m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल वाली लिखो 1/2 m1 b1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 का स्क्वायर। इतनी सी बात हुई क्लियर। सेम टू सेम क्या रखो, ये देखो सुनो 2 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। m1 एक साइड ले आओ और m2 एक साइड ले आओ। m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 b1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 b2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। m1 कॉमन ले लो, u1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 b2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इतनी सी बात। अगर अभी समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लो, पीछे जा सकते हो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो क्योंकि यूट्यूब है, पॉज करके आराम से देख सकते हो, लेकिन एक बार में ही चीज़ समझ में आनी चाहिए। तुमने एक चीज़ जानी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, समझे कि नहीं। इसे तुम ए मान लो, इसे तुम मान लो बी, तुम्हें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा u1 माइनस b1 और u1 प्लस b1, फिर यहाँ करोगे b2 माइनस u2 b2 प्लस u2। इतनी सी बात हो गई है तुम्हारे दिमाग में, बिल्कुल सेट। यहाँ तक तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी है, ना कोई परेशान होना है। अब देखो इसमें डिवाइड डिवाइड जो कराते हैं उसमें टेंशन नहीं लेनी है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या है, देखो m1 u1 माइनस b1 और m1 u1 माइनस b1, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। क्या हो जाएगा m2 b2 माइनस u2 और u1 प्लस b1 इक्वल टू m2 b2 माइनस u2 और b2 प्लस u2। जैसी वैल्यू पुट करोगे तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों चीज़ें एक सी हैं, ये और ये कैंसिल आउट। इतना चीज़ कैंसिल आउट हो गया है। जो तुम्हें देखने को आंसर देखने को क्या मिलेगा कि u1 प्लस b1 इक्वल टू b2 प्लस u2। ये रही तुम्हारे पास इक्वेशन। तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि u1 माइनस u2 इक्वल टू b2 माइनस b1। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे तुम आराम से लिख सकते हो। अगर तुम्हें b2 लिखना है तो b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो देखने को मिलेगा u1 माइनस u2 प्लस b1। क्या है, इतनी सी वैल्यू तुम्हारे पास हो गई है। याद रख लो इस वैल्यू को। बेटा पता है कि थोड़ा बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है, हमें पता है, हमारे सबके साथ होता था, लेकिन फिर भी याद रखना है। ये वाली वैल्यू लेके तुम्हें कहाँ ले जानी है, तुम्हें ये वाली वैल्यू लेके इस इक्वेशन में तो पुट कर देनी है। क्या कर देनी है, जो ऊपर जो इक्वेशन तुम्हें देखने को मिल रही है यहाँ, इसमें पुट करेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हम सारी वैल्यू लेंगे और पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, जो देखने को मिलेगा हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 u1 माइनस u2 प्लस b1। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन को इतना घबराने वाली बात नहीं, सारी देखना सॉल्व होती आएंगी। m1 b1 में बड़ा दिक्कत होती है सुनने में, लेकिन बेटा ए वाला जो डेरिवेशन है वो स्कूल में पूछा जाता है। स्कूल वाले ही बड़े कमबख्त होते हैं, जो चीज़ बच्चों को कठिन लगती है वही चीज़ पूछ लेते हैं। सबके साथ होता है बेटा, हमारे साथ भी होता था, तुम कौन से नए हो। तो मतलब ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई, हमारे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा, सबके बच्चों के साथ होगा, क्योंकि सबको तो आखिरकार पढ़नी यही है। जब तक कोई चेंज नहीं आता है, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है तुम्हें कि अब तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या करनी है, b1 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, b1 की तुम्हें निकालनी है वैल्यू। तो चलो काम करना स्टार्ट करो।
B1 को एक साइड रोक लो और बाकी सब दूसरी साइड तुम भेज दो। तो जो तुम्हारे पास आएगा, तो जैसे देखो इसको यहीं रख लो, M1U1 प्लस M2U2, इसको लेकर जब तुम यहाँ आओगे तो हो जाएगा माइनस M2U1, और इसको लेके आओ तो प्लस हो जाएगा प्लस M2U2 इक्वल टू B1 M1 प्लस M2। देखो M2U2 AB है, M2U2 इन दोनों को प्लस कर दो तो M1 हो जाएगा, वो हो जाए M1U1 माइनस M2U1 प्लस 2M2U2 इक्वल टू B1 M1 प्लस M2। B1 की जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी वो मिलेगी M1 माइनस M2U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2U2। सेम टू सेम इंटरचेंजिंग करोगे, सब कुछ करोगे, जहाँ B1 किया था वहाँ B2 कर लोगे, तुम्हें पूरा चेंज होते हुए दिखेगा। तो यहाँ B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 इक्वल टू हो जाता है, देखो कुछ नहीं, सिंपल से ऐसे याद करना है कि M2 माइनस M1 और U2 प्लस 2M1 और U1। जहाँ 1 था वहाँ 2 कर दो, जहाँ 2 था वहाँ 1 कर दो, सिंपल सा था, इतना सा याद रखना है और तुम्हारे पास दोनों चीज़ में देखने को मिल जाएगी। देखो ऐसे याद करा था मैंने कि जहाँ 1 लिखा था वहाँ मैंने 2 कर दिया था और कुछ नहीं, यहाँ 1 लिखा था यहाँ 2 कर दिया, जहाँ 2 लिखा था वहाँ हमने 1 कर दिया, तो सिंपल सा ये 1 में बन गया है। एक इक्वेशन याद रखी थी, दूसरी अपने आप इक्वेशन याद होती गई थी। यहाँ भी तुम करोगे तो इसको हम M2 M1 लिख सकते हैं, घुमा फिरा के आंसर वही आने वाला है। जहाँ 2 लिखा वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 1 लिखा था वहाँ 2 लिख दो, जहाँ 2 लिखा वहाँ 1 लिख दो, तुम्हारी इक्वेशन हो गई तुम्हें याद। बोलो अच्छी बात है। अब देख, अलग अलग केसेस हैं कि अगर दोनों सेम मास के कोलाइड होते हैं तो क्या कंडीशन होगी। अगर M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M मान लेते तब क्या कंडीशन होगी, तब तुम बना सकते हो। अलग अलग कंडीशन अलग अलग तरीके से तुम बना सकते हो। पहली कंडीशन हम सॉल्व करते हैं कि M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा, तो जो B1 की तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी वो 2MU2 अपॉन 2M इक्वल टू U2, मतलब B1 की वैल्यू जो किसके बराबर होगी, U2 के बराबर। पहली कंडीशन जो B2 में जो देखने को मिलेगी 2MU1 इक्वल टू 2MU1, मतलब कुछ नहीं, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी ऑब्जेक्ट की, मतलब जो M1 के पास थी वो M2 के पास नज़र आएगी। देखो नहीं, अगर ये सिंपल सी है तो B1 U2 के बराबर हो जाएगी और B2 U1 के बराबर, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज होते हुए तुम्हें दिखेंगी। अगर ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जैसे मान लो पीछे वाला स्पीड में है और आगे वाला रेस्ट पे है, आगे वाला ऐसा नहीं हो कि पीछे वाला रेस्ट पे हो आगे वाला यहाँ जा रहा, कोलिजन कभी नहीं होगा। जब पीछे वाला मोशन में होगा आगे वाला रेस्ट पे होगा तभी कोलिजन देखने को मिलेगा। मतलब ये इसकी वेलोसिटी क्या मान ली हमने, U2 की वैल्यू 0। तुम पूरा सॉल्व करके आओगे तो B1 की वैल्यू तुम्हें 0 नज़र आएगी और B2 की वैल्यू U1 नज़र आएगी। मतलब यहाँ भी तुम्हें वेलोसिटी का इंटरचेंज मिलेगा तब जब M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, मतलब सेम मास के होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि अगर कभी कभार ऐसा हो कि M1 की जो वैल्यू जो M2 है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा, मतलब M2 है जो मतलब 100 kg का है और जो M1 है वो 100 ग्राम का है, तब इसमें टकराने होगी तो क्या देखने को मिलती है। मतलब ऐसी कंडीशन हो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ये ऑब्जेक्ट हो U2 हो रेस्ट पे, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी चीज़ टकरा, मतलब हाथी से चींटी टकराएगी तो क्या होगा। इस टाइप की अगर कंडीशन आई तो हमें कुछ नहीं करना है, U2 की वैल्यू 0 रख दो और जहाँ जहाँ M1 है वहाँ भी इक्वल टू मतलब 0 के बराबर रख दो, क्योंकि नेगलेक्ट की वैल्यू मानी जाएगी। तो जो B1 की वैल्यू जो तुम्हें देखने को मिलेगी, मतलब अगर इसमें M1 की वैल्यू 0 तो माइन M2 अपॉन U1 अपॉन
m2, तो माइनस u1 के बराबर होगी। v1 किसके बराबर है? माइनस u1 के बराबर। और जो v2 जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो देखने को क्या मिलेगी? वो 0 के, मतलब ऑब्जेक्ट टकरा के वापस आएगा। इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, m1 टकरा के वापस आने लगेगा। अब दूसरी जो पांचवी कंडीशन, चौथी कंडीशन, उसमें घुमा दो। m1 की वैल्यू है वो m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है m2 से, और u2 की वैल्यू रख दो 0, तो v1 की इक्वल टू हो जाएगी m1 u1 अपॉन m1 इक्वल टू u1 हो जाएगी, और v2 की वैल्यू हो जाएगी 2 m1 u1 अपॉन m1 इक्वल टू हो जाए। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा हो, मैं तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन या फिर कोई बात क्लियर कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फीडबैक मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम लोग हेल्प कर सकें।